The very first book of Pathfinder and the very first chapter, which is just in basic features, and the topic is water. So let's get started with this. The physical and chemical property of water make it remarkably suitable for its numerous functions in living organism. तो ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पानी की, वो उसको मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक रिमार्केबल एक सूटेबल जो फंक्शंस हैं उसके वो प्रोवाइड कराती है. जैसे कि 70% ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. सो द वाटर मॉलिक्यूल इज़ कम्पोज ऑफ 2 एटम्स. जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो 2 एटम्स का बना हुआ होता है, हाइड्रोजन के, और एक जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. एवरी ईच हाइड्रोजन एटम इज़ लिंक्ड टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो अटैच्ड हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. द ऑक्सीजन एटम बेयर्स अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है और ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है. वहीं पे जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है लूज़ करने के लिए, या फिर गेन भी करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो यहाँ पे इसके साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, तो ये ईजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करेगा. देन कंसीक्वेंटली देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर सेपरेशन होता है चार्ज का. द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, वो हमें उसकी पोलैरिटी और मतलब जो एसिमेट्रिकल नेचर है वो दिखाता है. अब जो वाटर है वो बेंड होता है 104.5 डिग्री में, और जो ये मॉलिक्यूल है इसमें जो सेपरेशन है चार्जेस का वो एक डाइपोल जनरेट करता है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इसके अपोजिट चार्ज होते हैं इसके दोनों एंड्स में, तो एक डाइपोल मोमेंट है, ऊपर पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और नीचे पे पॉजिटिव. देन वी हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वाटर कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल है. वाटर कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट एनीथिंग, पानी कुछ भी चीज़ें डिज़ोल्व कर सकता है. मोस्ट सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर दैट इन एनी अदर लिक्विड. तो मतलब इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड जो वाटर होता है वो ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है. फॉर दिस रीज़न वाटर इज़ ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और इस रीज़न के लिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. द रीज़न फॉर वाटर एक्सेलेंट डिज़ोल्विंग कैपेसिटी रिलेट्स टू इट्स पोलैरिटी. तो वाटर इतना ज़्यादा अच्छा डिज़ोल्विंग नेचर का है और इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की सब्सटेंस को, तो इसके पीछे का एक रीज़न ये होता है कि ये पोलैरिटी है इसके अंदर. सो वाटर ऑफर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू विच अदर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन अटैच. तो जो वाटर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि जो दूसरे एटम्स हैं मॉलिक्यूल के वो अटैच हो सकते हैं. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. तो वाटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं. एज वी ऑल नो इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर. उसके बाद जब हम उसका जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो ये वेपर में चेंज हो जाता है, गैस में, और उसके बाद सॉलिड स्टेट में भी ये प्रेजेंट होता है कम टेम्परेचर में. तो जो वाटर है वो वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस में टर्न होता है और आइस में 0 डिग्री सेल्सियस में. तो ये एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है. जो वाटर होता है उसका पीएच न्यूट्रल होता है. जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है जो कि न्यूट्रल है. और जो वाटर है उसकी जो लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन की वो बहुत ज़्यादा होती है. जो हीट होती है उसको लिक्विड से वेपर में चेंज करने की, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. So to raise the temperature of 1 gram of water from 0 degree to 100 degree requires 100 calories of heat. तो अगर हमारे पास एक पानी का प्रेजेंट है जो कि 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री से हमको उसको 100 डिग्री पे ले जाने के लिए हमें 100 कैलोरीज चाहिए होंगी, यानी कि हर डिग्री रेस करने में हमें 1 कैलोरी लग रही है. सो हाउ टू चेंज 1 gram ऑफ वाटर फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस रिक्वायर्स 540 कैलोरीज. लेकिन जब हम 1 ग्राम वाटर लेते हैं उसको जब हमें वेपर में चेंज करना होता है तो 540 कैलोरीज लगती हैं. तो ये जो प्रोसेस है इसमें
चेंज में कोई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो वाटर से लिक्विड में चेंज हो रही है और फिर लिक्विड से गैसेज़ में चेंज हो रही है। सो वाटर हैज़ अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर की लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। The heat removal required to change water from ice is called the latent heat of fusion। तो ये जो हमें ये हीट रिमूव करनी पड़ती है पानी को आइस में चेंज करने के लिए, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो 1 ग्राम पानी के लिए हमें 80 कैलोरीज चाहिए होती हैं इसकी हीट को रिमूव करने के लिए। तो ये जो वाटर की हाई हीट कैपेसिटी है, वाटर हैज़ द हाईएस्ट हीट कैपेसिटी देन एनी लिक्विड एक्सेप्ट अमोनिया। मतलब अमोनिया के बाद जो वाटर है उसमें बहुत हाई क्या है हीट कैपेसिटी है। जो इसकी हीट कैपेसिटी है एक सब्सटेंस की, वो हम डिफ़ाइन करते हैं कि कितना अमाउंट उसको हीट दें हम कि उसका टेम्परेचर जो है 1 ग्राम में 1 डिग्री रेज़ हो जाए। और वाटर में क्या है बहुत ज़्यादा हाई सरफेस टेंशन है। उसके बाद इसमें कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वाटर की। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, डेंसिटी 0.99987 और मोलर हीट कैपेसिटी 75.3, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन 6.01। ये फ्यूजन वाली जो है ये क्या है, ये इसकी है सॉरी फ्यूजन वाली है, इसमें इसको आइस में चेंज करने की, और वेपराइजेशन क्या है वेपर्स में चेंज करने की। उसके बाद इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 होता है, इट इज़ नियरली 79। और जो इसका डाइपोल है वो 1.82 है। इसकी विस्कोसिटी 0.001 है और सरफेस टेंशन इतना है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जो होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसको आयनाइज करने की, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। और ये जो H+ है ये मतलब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता ये, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है लिक्विड स्टेट में। सो इन वाटर अ प्रोटॉन कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द हाइड्रेटेड हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वेंशंस हैं, ये जो कन्वीनियंस है, इसमें जो हाइड्रेटेड प्रोटॉन है उसकी जो यूजुअली वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर का डिसोसिएशन दिया हुआ है इसमें। और जब हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन से जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये K इक्वलेंट इज इक्वल टू H+ OH अपॉन H2 होता है। और K इक्वलेंट है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं प्योर वाटर का तो वो 55.5 होता है। ये बहुत मतलब ये क्या है, इज़ कंसिडरेबली लार्जर दैन दैट ऑफ एनी सोल्यूट। तो ये किसी भी सोल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा है और इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं वाटर के लिए। तो एक जो कंसनट्रेटेड वाटर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर है इसके ग्राम के 1 लीटर में पानी के वो 1000 ग्राम है और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है। तो ये जो इक्वेशन है वो ऐसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो H2O है ये हमने 55.5 लिया और ये यहाँ इस साइड इनटू में चला गया तो ये आ गया। तो इन दोनों का जो ये टर्म है इसको हम आयन प्रोडक्ट कहते हैं वाटर का, KW। सिंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻16 m, द अबव रिलेशनशिप यील्ड। तो ये जो है KW जो है वो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। Then we have this means that product H+ and OH in any water solution। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में इतना होता है जो कि प्योर वाटर में क्या है डिसोसिएट करता है, दैट इज़ 1 इंटू 10⁻7। तो इसका pH है 7। तो ये जो कंसनट्रेशन होती है आयन की प्योर वाटर की वो इक्वल होती है इतने के। Then we have when a solution contain equal amounts of H+ and OH it is said to be neutral। तो जब हमारे पास इक्वल अमाउंट में H और OH प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको न्यूट्रल कहते हैं। और ये जो आयनिक और पोलर सब्सटेंस हैं जब वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में तो ये चेंज हो जाते हैं, मतलब इनके जो नंबर्स होते हैं रिलेटिव नंबर्स वो चेंज हो जाते हैं। और जो सोल्यूशन होता है उसमें एक्सेस में क्या है H+ प्रेजेंट है जो कि एसिडिक है, और जिनमें OH ग्रेटर नंबर में प्रेजेंट है वो बेसिक है। जो हाइड्रोजन आयन है वो कंसनट्रेटेड होता है बहुत ज़्यादा
एक वाइड रेंज में जो कि कॉमनली 10⁻0 से 10⁻14 है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एसिड्स, बेसिस एंड pH. We have acids, bases and pH. So many biomolecules have acids and basic properties. तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, किन्हीं में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं में बेसिक प्रॉपर्टी होती है. There are several possible definitions of these important classes of ionic compounds. और इन जो ये जो क्लासेस हैं इन आयनिक कंपाउंड्स की, इनकी बहुत सारी पॉसिबल डेफिनेशंस हो सकती हैं. फॉर आर पर्पस हाउएवर एन एसिड में बी डिफाइंड एज एन हाइड्रोजन आयन डोनर. तो हम अपने हिसाब से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो एक एसिड होता है जो वो होता है जो कि हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, और बेस हम ये ले सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है. So this concept is referred to as Bronsted concept of acid and bases. तो इस concept को हम Bronsted concept कहते हैं. ठीक है, ब्रॉन्स्टेड जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. तो हमारे पास ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो बेसेस होते हैं वो आयनाइज होते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं पानी में. जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं HCl का. HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है H3O और Cl नेगेटिव में. तो जो H3O होता है वो एक एक्चुअल फॉर्म होती है हाइड्रोजन आयन की सोल्यूशन में. दस ऑल पार्टिकल पर्पसेस H3O एंड H+ मीन्स द सेम थिंग. तो जितने भी प्रैक्टिकल जो पर्पोजेज हैं उनसे हमें ये पता चला कि जो H3O है और H+ है उसका मतलब सेम ही है. तो ये जो आयनाइजेशन होती है HCl की, हम उसको एक ईजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंपल डिसोसिएशन से. तो इन्होंने HCl का डिसोसिएशन दिया है. सिमिलरली जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, वो भी पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा और OH को यील्ड करेगा, और उसका जो ब्रेकडाउन है, उसका जो डिसोसिएशन है वो हमको K+ और OH नेगेटिव के फॉर्म में दिखाया हुआ है. देन वी हैव मैनी एसिड्स एंड बेसिस, हाउएवर डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली. अब हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे एसिड्स और बेस प्रेजेंट हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं एक दूसरे से, और ये जो होते हैं ये वीक एसिड और वीक बेस होते हैं. तो बेसिकली जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मतलब कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं. तो इनको हम वीक एसिड्स कहते हैं और वीक बेस कहते हैं. तो उसके बाद हमारे पास जो डिसोसिएशन है वीक एसिड का, वो कंजुगेटेड बेस में हो रहा है वीक एसिड का, और जो ये द अनप्रोटोनेटेड प्रोडक्ट ऑफ द डिसोसिएशन रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज कंजुगेटेड बेस. तो अब ये जो अनप्रोटोनेटेड प्रोडक्ट हैं उनको हम कंजुगेटेड बेस कहते हैं. और इसी में हमारे पास जो एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, वो डिसोसिएट हो रहा है कंजुगेटेड बेस में एसीटेट में, दैट इज H3CO. अब ये जो स्ट्रेंथ होती है वीक एसिड की, हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कम्प्लीटली तो हुआ नहीं है डिसोसिएट, तो हमारे पास इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी. तो ये जो है ये इस तरीके से है, जैसे ये है एक रिएक्शन में, तो ये H+ में और Al नेगेटिव में क्या है, ब्रेक हो रहा है. तो ये जो है ये इसका अपॉन में आ गया और ये दोनों जो है ऊपर आ गए. तो अभी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिसको हम Ka कह रहे हैं, वो क्या है, वो लार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब स्ट्रॉन्गर होता है. तो Ka की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा वाइडली क्या होती है, उसकी बहुत वाइडली उसकी रेंज होती है. और जो इसका एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से एक्सप्रेस होता है कि Pk इज इक्वल टू -log Ka. तो नाउ वी हैव जो द हाइड्रोजन आयन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम. तो एक जो हाइड्रोजन आयन होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में. जो कंसंट्रेशन होती है इस आयन की, वो ऑफ दिस आयन अफेक्ट्स मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस. और ये जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, ये बहुत सारी जो सेल्यूलर प्रोसेसेस होती हैं उनको क्या करती है, अफेक्ट करती है. अब हमें इसमें एक एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड द रेट ऑफ मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो अब ये जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है प्रोटीन्स का एक बायोकेमिकल रिएक्शन में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें जो H+ कंसंट्रेशन है वो कैसी है.
Additionally, hydrogen ion play a major role in the processes such as energy generation and endocytosis. तो एक endocytosis process होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और जो ये मेजर जो एनर्जी जनरेशन होती है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन आयन बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। जो हमें पीएच स्केल दिया है, हम उसको कन्वीनियंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में। तो अभी जो पीएच है ये डिफाइन होता है नेगेटिव लॉगरिदम से एक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में। तो इसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। तो अभी जो पीएच स्केल है उसकी जो न्यूट्रलिटी होती है वो पीएच 7 होती है, और इसकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है 1 × 10⁻⁻7 के। तो अभी जो सोल्यूशन होते हैं जिसमें जो पीएच वैल्यू है वो कम है 7 से, उनको हम एसिडिक कहते हैं, और वो जिनमें पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है उन्हें हम बेसिक या एल्कलाइन कहते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हेंडरसन्स हैज़ेलबलाच इक्वेशन। तो अब इसमें क्या है, हमें रिलेशन दिया है पीएच और पीकेए के बीच में, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हेंडरसन हैज़ेलबलाच इक्वेशन से, जो कि डराइव हुई है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से, जो कि हमें नीचे दिया हुआ है। तो हमें दिया है के जो के ए की वैल्यू है वो इक्वल है एच प्लस ए, और नीचे क्या आ रहा है एच ए आ रहा है। तो ये जो एच प्लस है इस तरीके से डिफाइन है। अब इसमें हम जो नेगेटिव लॉगरिदम ले रहे हैं, नेगेटिव लॉगरिदम में जब हम लॉग लेते हैं ना, तो जो नीचे मतलब जो ये मतलब जो ये होता है इनटू में होता है, ये इसके साथ माइनस में एडिशन में आ जाता है। लेकिन अब हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है नेगेटिव आ गया ये। तो हमारे पास जो जब हम डिफाइन कर रहे हैं माइनस लॉग एच को पीएच में और माइनस लॉग के ए को, तो हम के ए को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। सो इन द लॉग टर्म इज़ इन्वर्टेड। अगर जो लॉग टर्म है वो इन्वर्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइंस को चेंज कर सकते हैं, और वो जो रिलेशन होती है उसको हम हेंडरसन हैज़ेलबलाच इक्वेशन कहते हैं। तो वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए, मतलब ए माइनस अपॉन एच ए। तो अब हम इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जो एच माइनस मतलब जो ए माइनस है वो एच ए के इक्वल है, और ये जो इक्वेशन है ये पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग 1 है, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए हो जाता है डायरेक्टली इसमें। किसमें? इसमें तो जो हम ये नोट कर सकते हैं जो पीएच है और पीके है वो मैथमेटिकली एक सिमिलर एक्सप्रेशन है। जो पीएच है अगर उसका नेगेटिव जो लॉग है कंसंट्रेशन का, तो ये क्या है नेगेटिव लॉग एसिडिक आयनाइजेशन में है, और ये वेरी नहीं करता कांस्टेंट टेम्परेचर में। हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूले में लगाने हैं। हमें दिया हुआ है पीएच मिक्सचर का, यानी कि हमें पीकेए दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन दी हुई है दोनों की, और हमें पीके ए जो है वो दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पीएच निकालना है। तो हमें पीके ए दिया हुआ है, और हमें इस ऊपर वाले की और नीचे वाले की कंसंट्रेशन दी हुई है। इस तरीके से ही निकल जाएगा, इट्स वेरी इजी लॉग सॉल्व करके। फिर जो हमारे पास पीएच है, फिर सिर्फ सेम ये एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द पीएच। नाउ वी हैव बफर्स, तो रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीके लॉग जो हमने मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो अपॉन में रिएक्टेंट, तो ये है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ बफर्स। तो हम बफर्स किसको कहते हैं, तो बिकॉज हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन अफेक्ट लिविंग प्रोसेस सो प्रोफाउंडली, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है, जैसे हमने इससे पहले वाली लाइन में यही पढ़ा कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसनट्रेशन पे बहुत सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, उनका फंक्शन डिपेंड करता है। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट रेगुलेटिंग पीएच इज़ अ यूनिवर्सल एंड असेंशियल एक्टिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इसमें कोई भी सरप्राइज़ की बात नहीं है कि जो रेगुलेशन है किसी भी पीएच का वो एक यूनिवर्सल और एक बहुत असेंशियल एक्टिविटी हो सकती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मस्ट टिपिकली बी कैप्ड विद अ नैरो लिमिट्स।
तो अब जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको हमें एक मतलब टिपिकली हमको एक नैरो लिमिट्स के साथ क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है, जो नॉर्मल ब्लड होता है उसका पीएच है 7.4। तो ये जो है ये वेरी कर सकता है 7.35 से 7.45 के बीच में। Although blood normally contain many acidic और basic waste product dissolved in it, और हमें ये भी पता है कि बहुत सारे एसिडिक और बेसिक प्रोडक्ट जो हैं वो डिज़ोल्व रहते हैं ब्लड में, लेकिन फिर भी जो है वो ह्यूमंस का जो ब्लड होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में एक बफर बना के रहता है। Acidosis is a condition that occur when human blood pH falls below 7.35। तो ये जो एसिडोसिस होती है ये बेसिकली उन पेशेंट्स को होती है जिनको शुगर मतलब जिनको डायबिटीज़ होती है, तो उनके में क्या होता है एसिडिक हो जाता है ब्लड, और ये एक सीवियर कंडीशन होती है क्योंकि अगर आपका ब्लड एसिडिक होने लग गया तो मतलब यू हैव देन लेस चांसेस टू सर्वाइव। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोडक्शन होता है एसिड का टिश्यूज़ से, ये क्या करता है जो बेस होता है बॉडी फ्लूइड का उसको लूज़ करने लगता है। और अगर बेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है हमारी ब्लड में, यानी कि पीएच जो है वो 7.45 से ज़्यादा ऊपर हो रहा है, तो हम उसको एल्कोलोसिस कहते हैं। ठीक है। देन वी हैव द लिविंग सिस्टम रेगुलेट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बाय सब्सटेंस दैट एक्ट एज बफर्स। तो अब हमारे पास जो लिविंग सिस्टम है उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, बैलेंस्ड रहती है, और ये जो चीज़ होती है उसको हम बफर कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू कंबाइन विथ H प्लस आयन और रिलीज H प्लस अंडर डिफरेंट कंडीशन, बफर हेल्प मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब क्योंकि हमारे पास मतलब जो कॉम्बिनेशन है H प्लस आयन का और जो रिलीज़ हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है एक कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में। अब ये जो मोस्ट कॉमन बफर होता है वो वीक एसिड का होता है, एंड इसमें क्या होता है कंजुगेटेड बेस जो है वो फॉर्मेशन होती है। जो बफर सॉल्यूशन होता है वो रेजिस्ट कर सकता है पीएच को, क्योंकि वो क्या है इक्विलिब्रियम में है। जो बफर कंपोनेंट्स हैं उनको बफर कंपोनेंट्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। देयरफॉर बफर ओबेज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो जो बफर होता है वो ली चैटेलियर का प्रिंसिपल क्या करता है, ओबे करता है, विच स्टेट्स दैट। अब ली चैटेलियर का प्रिंसिपल क्या है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो स्टेट होती है जहाँ पे क्या होता है हमें अगर स्ट्रेस मिल रहा है इज़ अप्लाइड टू अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी एक रिएक्शन है हम क्या कर रहे हैं उसमें मतलब उसमें हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। तो ये जो इक्विलिब्रियम है जो डिस्प्लेस करती है इसकी डायरेक्शन को, वो मतलब वो रिलीव करती है स्ट्रेस को। कंसिडर द सोल्यूशन कंटेनिंग एसिटेट बफर। अब हमने एक सोल्यूशन को कंसिस्ट करना है जिसमें हमें एसिडिक बफर दिया है, विच कंसिस्ट ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। और इसमें जो हमें क्या दिया हुआ है, मतलब जो हमें एसिटिक बफर एसिटेट बफर दिया है वो एसिटिक एसिड का और सोडियम एसिटेट का है। दिस बफर इज़ क्रिएटेड बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिटिक एसिड विद द बेस NaOH। तो अब हम ये जो बफर क्रिएट हुआ है हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिटिक एसिड से। तो हमें यहाँ पे CH3COH प्लस OH दिया हुआ है, तो CH3CO प्लस H2O जो है इसकी इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है जब हम इसको ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन में जहाँ पे एसिटेट बफर प्रेजेंट है, तो ये कंबाइन होके क्या बनाता है, एसिटेट एनायन बनाता है जो कि एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कर रही है, H प्लस को रिमूव कर रही है सोल्यूशन से, और ये जो पीएच है इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है ये OH आयन जो है वो ऐड हो रहा है इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ, और इसको डिसॉल्व कर रहा है इन एडिशनल H प्लस आयन टू फॉर्म वाटर। तो अगेन जो H प्लस कंसनट्रेशन है वो अनचेंज रह रही है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोलाइज हो गया H, तो OH के साथ कंबाइन होके H2O बना दे रहा है। तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, एक बफर मतलब जो H प्लस है बेसिकली H प्लस आयन जो है वो हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ बफरिंग कैपेसिटी।
बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ अ बफर टू मेंटेन अ स्पेसिफिक पीएच डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो अभी जो कैपेसिटी होती है बफर की एक मतलब स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन करने की, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड कंजुगेटेड बेस पेयर, कि जो मोलर कंसंट्रेशन है एसिड और कंजुगेटेड बेस पेयर की। दूसरी क्या है? द रेशियो ऑफ देयर कंसंट्रेशंस, और दूसरी है कि उनके कंसंट्रेशन का क्या रेशियो है। बफरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट्स। तो अब ये जो बफरिंग कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कंसंट्रेशन है बफर कंपोनेंट्स का। इन अदर वर्ड्स, the more molecule of buffer present, the more H plus and OH ions can be absorbed without changing the pH। तो हम जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा बफ़र के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा अमाउंट में हम H और OH को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है बफ़र की, हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है मतलब जो सम है कंसंट्रेशन ऑफ जो वीक एसिड है और उसके जो कंजुगेटेड बेस है उनका। तो हमें एग्जांपल दिया है 0.2 m एसीटेट बफर, जो कि 0.1 मोल एसिटिक एसिड को कंटेन कर रहा है और 0.1 मोल सोडियम एसीटेट को कंटेन कर रहा है 1 लीटर पानी में। तो ये सच अ बफर में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 0.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो इनमें 0.05 मोल एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट हो सकता है और 0.15 मोल क्या है? सोडियम एसीटेट भी प्रेजेंट हो सकता है 1 लीटर ऑफ H2O में। तो इसके जो मोस्ट इफेक्टिव बफर्स हैं वो ये हैं कि दोज दैट कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो इसका जो मोस्ट इफेक्टिव बफर होता है वो यही होता है कि इसमें क्या है? इक्वल कंसंट्रेशन है दोनों कंपाउंड्स की। तो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं इसके। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ फिजियोलॉजिकल बफर। तो द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर्स इन द बॉडी आर बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड द प्रोटीन बफर। तो अब क्योंकि हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम उसी में बफर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 3 तरीके के बफर प्रेजेंट होते हैं। पहला वाला होता है बाइकार्बोनेट बफर, उसके बाद फॉस्फेट बफर है और फिर तीसरा जो है वो है प्रोटीन्स का बफर। तो पहले हम सबसे पहले बाइकार्बोनेट बफर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बफर होता है ब्लड का। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिएक्ट करता है पानी के साथ और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो कार्बोनिक एसिड है वो रैपिडली डिसोसिएट होता है H प्लस और HCO3 की फॉर्म में। तो जो ये H2CO3 है वो H प्लस और HCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ H2CO3 इज़ वेरी लो इन ब्लड, क्योंकि H2CO3 की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है ब्लड में, तो CO2 प्लस H2O ये CO3 की फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली ये बाइकार्बोनेट बना रहा है। तो रिकॉल दैट बफरिंग कैपेसिटी इज़ ग्रेटेस्ट एट और नियर द pKa ऑफ द एसिड कंजुगेटेड बेस पेयर। तो अब हमें ये चीज़ रिकॉल करनी है कि जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है pKa वैल्यू की जो आसपास भी होती है। तो जो बायोकार्बोनेट है उसका बफर हमें क्लियरली दिख रहा है कि pKa जब 6.37 है, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर का तो इट वुड appear at first glance that bicarbonate buffer is illustrated is ill suited to buffer blood। तो ये जो बाइकार्बोनेट बफर है ये इतना अच्छे से क्या है? सूट नहीं कर पा रहा है ब्लड में। द रेशियो of HCO3 to H2O required to maintain a pH of 7.4 approximately 11 to 1। तो हमें क्या करना है कि जो हमें इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो HCO3 और H2O है उसकी जो रेशियो है वो 11, मतलब हर 11 HCO3 में एक H2O प्रेजेंट हो। सो इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो बाइकार्बोनेट बफर है वो ब्लड में क्या करता है? नियरली जो उसकी लिमिट है वो क्या होती है? उस लिमिट ऑफ इट्स बफरिंग पावर। तो ये जो ब्लड में जो इसकी जो मतलब लिमिट है वो बफरिंग पावर की। इन एडिशन द
कंसनट्रेशंस ऑफ CO2 एंड HCO3 आर नॉट एक्सेप्शनली हाई। तो इसके एडिशन में जो कंसनट्रेशन होती है CO2 की और HCO3 की, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। डिस्पाइट दीज liabilities, the bicarbonate buffering system is important because both components can be regulated। तो इसके अलावा भी जो बाइकार्बोनेट की बफरिंग सिस्टम है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये क्या है, ये जो कंपोनेंट है ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है जब वो एडजस्ट होती है, जो चेंज होता है रेट ऑफ रेस्पायरेशन का उससे, तो हमारे पास H2CO3 आ गया, जो कि HCO3 और H+ में फिर कन्वर्ट हो रहा है। जो बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन है वो हमारी किडनी से क्या करती है, रेगुलेटेड होती है। इफ़ बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन डिक्रीजेस, अगर बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो जो किडनी है वो H+ को रिमूव कर रही है ब्लड से, और इससे क्या हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, और HCO3 क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या करेगा, वो लूज़ होगा। लॉस्ट इन दिस प्रोसेस क्विकली रिप्लेनिश्ड बाय हाइड्रेटिंग CO2। तो अभी जो कार्बोनिक एसिड है विच इज़ HCO3, कैसे, अब जैसे मैं यहाँ से H+ को रिमूव कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये चीज़ टूट के क्या बनाने लगेगी, वापस से कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करने लगेगी। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। उसके बाद व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ HCO3 आर प्रोड्यूस्ड, और जब हमारे पास ये HCO3 बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारी किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एज एसिड इज एडेड टू बॉडीज बाइकार्बोनेट सिस्टम, जैसे जैसे जो एसिड है वो बॉडी के बाइकार्बोनेट सिस्टम में ऐड हो रहा है, जो CO2 है उसकी जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। सिंस एक्सेस CO2 इज़ एक्सेल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो CO2 है वो हम एक्सेल कर ले रहे हैं, तो ये जो रेशियो है HCO3 का CO2 के साथ वो बहुत ज़्यादा अनचेंज रहता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ फॉस्फेट बफर। जो फॉस्फेट बफर है वो वीक एसिड और बेस, मतलब वीक एसिड कंजुगेटेड बेस पेयर है, दैट इज H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव। तो ये एक हाइड्रोजन को ऐड करके HPO4 2 नेगेटिव बना रहा है। तो ये क्या है, विद pKa 7.2, अगर pKa 7.2 है, सो इट वुड अपेयर दैट फॉस्फेट बफर इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बफरिंग द ब्लड। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर pKa 7.2 है तो ये जो फॉस्फेट बफर है ये एक एक्सेलेंट चॉइस है, मतलब ब्लड को बफर करने की। Although the blood pH is 7.2 is well within the buffer system capability. The concentration of H2PO in blood are too low to have a major effect। मतलब कि ये जो H2PO4 है ये बहुत कम होता है हमारे ब्लड में, इसकी जो कंसनट्रेशन होती है बहुत कम होती है हमारे ब्लड में कि ये कोई इफ़ेक्ट डाल सके। इंस्टीड द फॉस्फेट सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट बफर इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड वेयर इट्स कंसनट्रेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75। तो अब ये जो है, ये फॉस्फेट सिस्टम जो होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बफर जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का, जहाँ पे जो कंसनट्रेशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 MEQL होती है। देन फॉस्फेट कंसनट्रेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सच एज ब्लड इज़ अबाउट 4 मिली इक्विलेंट लीटर। तो ये जो एक इक्विलेंट डेफिनेशन होती है एक मास की, एसिड के या बेस की, उसको हम कैन फर्निश और एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ H+। तो इसका जो एब्रीवेशन होता है वो मिली इक्विलेंट होता है। सिंस द नॉर्मल pH ऑफ सेल फ्लूइड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल ब्लड का pH होता है वो 7.2 होता है, तो ये जो उसकी रेंज होती है ये 6.9 से 7.5 के 4 के बीच में होती है। और ये जो इक्विमोलर मिक्सचर है H2PO4 का और HPO2 नेगेटिव का इस टिपिकली प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। ऑल्दो सेल्स कंटेन अदर वीक एसिड, दीज सब्सटेंस आर यूनी इम्पॉर्टेंट एज बफर्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्या है, मतलब कि बहुत सारे और वीक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल में, जो कि सेम इस बफर को मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट से क्या करते हैं, बफर करते हैं ब्लड को। सो देयर कंसनट्रेशन आर क्वाइट लो, और उनकी कंसनट्रेशन भी काफ़ी कम होती है। जो उनकी pKa वैल्यू होती है वो भी सिग्निफिकेंटली क्या होती है, कम होती है इंट्रासेलुलर pH में।
अब हमें एक एग्जांपल दिया है लैक्टिक एसिड का जिसका pKa 3.86 है। नाउ वी हैव प्रोटीन। सो प्रोटीन आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ बफरिंग कैपेसिटी। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट कैप सोर्स हैं बफरिंग कैपेसिटी के। ये क्या है, कंपोज हैं अमीनो एसिड से जो कि एक साथ लिंक्ड है एक पेप्टाइड बॉन्ड में। और ये जो प्रोटीन है ये सेवरल टाइप के आयनाइजेबल ग्रुप जो होते हैं अपनी साइड चेन में कंटेन करते हैं, जो कि डोनेट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। सिंस प्रोटीन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर कंसंट्रेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, पावरफुल बफर्स होते हैं। इसमें हमें एग्जांपल दिया है जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है रेड ब्लड सेल का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है और जो हाई सेलुलर कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है किसको, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में। अब ये जो सीरम है एल्बुमिन और ये जो और दूसरे इसके जो प्रोटीन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं हाई कंसंट्रेशन में, और ये क्या है, हाई बफरिंग कर रहे हैं ये ब्लड की। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस।